Hello everyone, welcome to my channel House of Insect and today is our third lecture. So let's start. आज जो हमारा लेक्चर है वो है इंसेक्ट डोमिनेंस के ऊपर कि इंसेक्ट इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्यों है या फिर वो अपने इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग करेक्टर्स क्यों शो करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब बीएससी के जो भी आपके कॉलेज लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि इंसेक्ट डोमिनेंट क्यों होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डोमिनेंस, एक तो क्या है कि जो इनकी स्पीशीज है ना वो बहुत ज़्यादा है। स्पीशीज इन द टर्म्स ऑफ, अब देखो अगर अपने हनी बी को ही लेकर चलें तो हनी बी जैसे एशिया में है ना तो इसकी 8 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एपीकल्चर या एपीकल्चर ही क्यों पढ़ते हैं, हम उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि हनी बी की स्टडी। हम एपिस वर्ड क्यों यूज करते हैं? एपिस उसका जीनस है, मतलब हनी बी का जो साइंटिफिक नेम जब हम लिखेंगे तो उसमें जो उसका जीनस है ना वो एपिस है और जो उसकी स्पीशीज है वो वेरी करती हैं। जैसे एशिया में है अपने 8 स्पीशीज पाई जाती हैं, तो जैसे मेलिफेरा भी पाई जाती है, सेरना भी पाई जाती है, फ्लोरिया भी पाई जाती है, डोरसाटा भी पाई जाती है, लेब्रोसिया भी पाई जाती है, इस टाइप से लेबोरियोसा। तो इस टाइप से काफ़ी नंबर ऑफ एक ही इंसेक्ट के, मतलब एक ही इंसेक्ट जैसे हनी बी है उसकी कितनी सारी स्पीशीज होगी। इसमें यही बताया गया है कि वो क्यों इतने डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सिंगल स्पीशीज, वही सेम। अब जैसे लोकस्ट का स्वाम है, अब लोकस्ट आपने ये तो नहीं सुना होगा ना कि लोकस्ट एक ही आ रहा है, दो आ रहे हैं, कितने ज़्यादा ग्रुप में आते हैं और फिर अटैक करते हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया पे। या फिर अगर कहीं रहते भी हैं एक हैबिटेट में, मतलब कोई प्लेस पे, तब भी ये एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, इस वजह से भी इनकी डोमिनेंस ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। अब जैसे जो इंसेक्ट है ना वो कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, ठीक है, इक्वेटिक भी हैं, ठीक है, और एरियल हवा में उड़ने वाले भी हैं। इस टाइप से ये कहीं भी रह सकते हैं, ये ठंडे इलाकों में भी रह सकते हैं, गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं, इस टाइप से कि उनका हैबिटेट कैसा है कि बहुत सारी वेराइटी है। ठीक है, लॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अब हम हनी बी की बात करें, शहद की बात करें, तो हमारे कितना रामायणा पीरियड से, महाभारत से, है ना, जब भगवान का डेवोनियन पीरियड जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी क्या था, वहाँ पर भी जो शहद का है वो वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसको मेडिसिन के रूप में वो भी तो यूज़ करते थे, और पहले के ज़माने में ऐसे शुगर वगैरह मिठास के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया जाता था, हनी ही यूज़ किया जाता था। इसलिए इनकी लॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, मतलब ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं इंसेक्ट। ठीक है, अब जैसे अब लैक इंसेक्ट है जिससे हमें लाख मिलता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि वो महाभारत में जो वो लक्ष्य ग्रह बनाया था, वो कौरवों ने पांडवों के लिए, जो जब वो वनवास पे थे तो उस टाइम पीरियड में एक घर बनवाया था ना, जिसके अंदर वो जब जाते हैं उनको पता लग जाता है। अदरवाइज क्योंकि लाख को बहुत ज़्यादा जल्दी क्या लगती है, फायर लगती है ना। तो जो कौरव थे ना, उन्होंने वो घर पांडवों के लिए बनवाया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो वहां पर जिंदा ही मर जाएं। ठीक है, तो ये तो मतलब लाख की हिस्ट्री भी बहुत टाइम से है। इस टाइप से कि इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये कब बहुत सालों से इस धरती पर रह रहे हैं, मतलब 250 से 300 मिलियन ईयर अगो पहले ही ये आ चुके थे, इसलिए इनकी लॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्ट्री है। ओके, उसके बाद रीजन फॉर डोमिनेंस, वही कुछ स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मतलब इन बेसिस पे क्या होते हैं कि इंसेक्ट की डोमिनेंसी होती है। एक तो क्या है, कैपेसिटी फॉर फ्लाइट है, मतलब ये उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। अब अपने इतने ज़्यादा डोमिनेंट क्यों नहीं है, जैसे यहाँ पर यही आया कि इंसेक्ट डोमिनेंट है, ह्यूमन बींग तो नहीं उड़ सकते ना। ये तो हमने पहले की उसमें देखा हुआ है कि रामायण में रावण उड़ के जा रहे हैं या उनके बाकी हनुमान जी, पर हमारे में ये कैपेसिटी नहीं है। बट टिल नाउ ऑल्सो जो हमारे जितने भी इंसेक्ट हैं वो उड़कर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो डोमिनेंट ज़्यादा है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है,
जैसे आपने प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में ये टर्म्स बहुत आती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो अपने आप को बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव में मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने कोई कोई फैमिलीज ऐसी देखी होंगी जहाँ पर मतलब जो अपनी इंडियन सोसाइटी है स्टिल अभी भी जो मेल होता है ना वो घर पे डोमिनेंट होता है। इसका क्या मतलब है? डोमिनेंट होना मतलब उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, वो जो भी बात कहेगा वो मानी जाएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइड, मतलब अदर साइड जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी रिसेसिव होती है, मतलब वो थोड़ा कम बोलती है या वो थोड़ा डरती है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। बिकॉज जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ना ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मोर अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी। मतलब जो इंसेक्ट है ना वो कहीं पर भी जाकर अडेप्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कोई इंसेक्ट ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उस टेम्परेचर को ना टॉलरेट कर पाए, पर हाँ ज़्यादातर ये अडेप्ट कर लेते हैं हर जगह पर, ठीक है। इनका साइज भी बहुत छोटा है। अब साइज छोटा होने से क्या मतलब है? देखो, इनको खाना भी कम चाहिए, ठीक है। इनको रहने की जगह भी कम चाहिए, ठीक है। और इनके पास कोई भी मतलब कोई भी अगर हार्मफुल चीज़ है, ठीक है, या फिर इनका कुछ कोई प्रीडेटर वगैरह या कुछ भी है, इनको किसी चीज़ से खतरा है, ठीक है, तो इनको पता लग जाएगा और ये फ्लाई कर जाएंगे। इस टाइप से कि इनका साइज बहुत छोटा है, जिस वजह से इनको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर और स्केलेटन मतलब वो ढांचा, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी के ऊपर भी एक स्किन होती है ना, वैसे जो इंसेक्ट है ना उसके ऊपर भी जो उसकी स्किन है हम उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। जिससे उसको क्या मिलता है? उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसको रिजिडिटी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? उसको ताकत मिलती है, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब क्या है? कि वो कठोर है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो होता ही है हर, अब ह्यूमन बीइंग में भी अपने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? लचीलापन जो अपनी बॉडी में होता है, ठीक है। इस वजह से तो अपने क्या कहते हैं योगा वगैरह, एक्सरसाइज, जिम वगैरह ये सब कर लेते हैं। वैसे जो इंसेक्ट होता है ना उसके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होता है जिस वजह से उसको प्रोटेक्शन मिल पाती है। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर अगर स्किन ना हो तो हमारे में से तो सारा का सारा खून वगैरह सारा कुछ ही बाहर निकल जाए। वैसे ही इंसेक्ट में भी एक्सोस्केलेटन होता है जो कि क्या होती है? एक आउटर कवरिंग होती है, मतलब एक स्किन होती है जो उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है, प्लस उसको स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पानी का लॉस नहीं होने देती। अब आपने ये चीज़ सुनी होगी, मतलब ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि जो इंसेक्ट है ना वो बहुत कम मतलब पानी का लॉस होने देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसका। जैसे इनका क्या होता है, जो मेल्फिजियम ट्यूब्यूल में क्या होता है, इलियम, कोलम एंड रेक्टम होता है। रेक्टम के थ्रू क्या होता है? रेक्टम के बाद एनस होता है जिससे ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टम होता है ना वो क्या करता है, जब वो जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जब उसकी बॉडी से रिमूव होने लगता है ना उससे पहले ही जो भी उसको आयंस, सोल्ट, वाटर उसको ऐसे लगता है ना कि ये वापस यूज हो सकता है तो वो वापस उसकी बॉडी में शिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं है जैसे अब ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने तो पानी पिया, ठीक है, पी लिया, पर जो इंसेक्ट है उनको हर जगह मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत अमाउंट में कंज्यूम किया, फिर वो उनको पता नहीं मिले ना मिले या फिर उनको ना पता लगे कि हाँ यहाँ पर पानी है, इस वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कम वो अपनी बॉडी से लॉस करता है। अब इसमें क्या लिखा है? इंसेक्ट मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस थ्रू प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसके ना मतलब बॉडी से पानी का लॉस हम दो तीन वे से मतलब थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो आपको रेक्टम वाला तो मैंने बता ही दिया, दूसरा इसके ऊपर एक वैक्स लेयर होती है एपिक्यूटिकल की जो ज़्यादा बाहर पानी नहीं जाने देती, इन फॉर्म ऑफ स्वेट वगैरह ऐसे भी नहीं जाने देती, ठीक है। क्लोजेबल स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होती हैं? जहाँ से पानी एंड मतलब ऑक्सीजन जो है एंटर करती है, ठीक है। आउटर होल्स होते हैं, लिटरल ओपनिंग्स होती हैं बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी पर,
जो कि वो बंद करके रखती है, मतलब बंद खोल बंद खोल बंद, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी का लॉस नहीं हो पाता। और एगशेल मतलब उसके ऊपर जो कुछ भी है शेल बना हुआ है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये देखो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फेकल मेटल। फेकल मैटर कौन सा होता है, जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकालती है उससे पहले ही वो क्या कर लेती है, उसको जो रेक्टम होता है वो वापस बॉडी के अंदर डाल देता है। जो उसको लगता है ना कि हाँ जो वेस्ट है उसको तो बिल्कुल बाहर निकाल देता है, पर जिसके अंदर ऐसे लगता है कि इस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ आयंस हैं तो उसको वो प्रिजर्व करके रखता है। ओके, उसके बाद है ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। इनके पास क्या होता है, सांस लेने के लिए, अब जैसे अपने पास तो नोस्ट्रिल्स होती हैं, मतलब अपने नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। पर जो इंसेक्ट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, थ्रू स्पाइरेकल्स, ठीक है। उसके बाद हाइयर रिप्रोडक्शन पोटेंशियल। अब आपने ये देखा होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं ना वो बहुत सारे एग्स ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अपने ह्यूमन बींग में अपने अपने दादा पीरियड में या फिर अपने परदादा पीरियड में अपनों ने सुना होगा कि हाँ एक लेडी के ना, मतलब एक फैमिली में कम से कम 10-10 12-12 बच्चे हैं। इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम सुना होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15, ठीक है। पर जो इंसेक्ट है उसको तो अपनों ने, जैसे टर्माइट का केस ही ले लो, वो क्या करती है, हर दिन 6 से 7 हजार अंडे देती है। 6 से 7 हजार अंडे देने का क्या मतलब है कि इतने सारे बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, 6 से 7 हजार, ठीक है। तो इनमें मतलब रिप्रोडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। ऐसे अपने ह्यूमन बींग में तो नहीं कर सकते ना, इसलिए तो वो डोमिनेंट नहीं है। अब इनकी प्रजाति क्यों बढ़ती है या फिर बढ़ रही है इंसेक्ट्स वगैरह की, या स्टार्टिंग से ऐसे क्यों, क्योंकि इसके मोर नंबर ऑफ स्पीशीज भी हैं, ये एग लेइंग भी बहुत ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। तो अगर अपने ह्यूमन बींग में देख लो, अगर अपने को जनसंख्या बढ़ानी हो तो कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, कि हाँ एक फैमिली में इतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, फिर कुछ सालों में बढ़ जाएगी। पर ऐसा अपने यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। वैसे पर इंसेक्ट में क्या होता है, इनमें तो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन पोटेंशियल होता है। उसके बाद है शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड। शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड के अंदर क्या है, अब अपना जो पीरियड होता है, जैसे अपने छोटा सा बेबी होता है, ठीक है, वो पहले क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, किशोरी अवस्था में आएगा, फिर उसके बाद अडल्ट बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ी मिडल एज में आएगा, फिर बूढ़ा होगा, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम, मतलब इस प्रोसेस को कम से कम, जैसे कोई लोग 80 साल जीते हैं, कोई 70, जैसे आजकल के टाइम में तो 55-60 इतना तो लास्ट है, ठीक है। पर जो इंसेक्ट है ना उनका क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड का होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ वो उनकी लाइफ है, 1.5 मंथ उनकी लाइफ है, या फिर जैसे अब क्वीन होगी हनी बीज में तो वो कम से कम 3 से 5 साल जी सकती है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं। वैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कौन एफिड है ना वो 16 निम्फ मतलब प्रोड्यूस करता है पर फीमेल, ठीक है। और वो कितने दिन में अडल्ट बन जाता है, मतलब छोटा सा एग कब कब बड़ा बन जाएगा, 16 दिनों में। तो कितना छोटा सा टाइम पीरियड है, मतलब आपने देखा। और यही अपना ह्यूमन बीइंग का तो बहुत लंबा पीरियड है। अपने तो पहले छोटे होते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं, फिर मिडिल एज में आते हैं, फिर अपने बूढ़े हो जाते हैं, है ना। पर इनका तो 16 डेज में हो रहा है ये सब कुछ। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी है जिनकी वजह से मतलब इतने बेबीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, या फिर क्या वे है कि इतने सारी इनकी जनसंख्या बढ़ती है, जैसे ओवी पैरिटी, वीवी पैरिटी। ओवी पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो वो एग ले कर रहे हैं ना, मतलब फीमेल जो एग ले कर रही है वो एक्स के फॉर्म में कर रही है, एक्स बाहर देगी। वीवी पैरिटी होती है डायरेक्ट, जैसे हमारे ह्यूमन बींग में एक बच्चा बाहर आता है ना, एग तो नहीं देती ना अपनी मम्मा, वैसे ही वीवी पैरिटी का मतलब है कि जैसे अपनी मदर अपने को प्रोड्यूस करते हैं ना, वैसे ही वो भी यंग वंस ही बाहर आता है इंसेक्ट के फॉर्म में। लाइक पोली एम्ब्रियोनी, पोली मतलब बहुत सारे और एम्ब्रियोज मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करना एक टाइम पे। पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि ये क्या है, ये सेक्सुअल वे से नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होएगी, मतलब जो कि है फीमेल। पैडोजेनेसिस होता है किशोरी अवस्था में, जैसे आजकल अपनों ने सुना होगा कि जैसे पहले भी ऐसे ही होता था कि 14-15 साल की उम्र में मतलब कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है, वैसे ही पैडोजेनेसिस होता है
कि छोटी सी अवस्था में ही वो प्रेगनेंसी के उसमें पीरियड में आ गई है और वो एग ले करेगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसमें डोमिनेंस का क्या मतलब है इसमें, कि इनका पीरियड इतना छोटा है ना, शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, कि इस वजह से इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये है, मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब जितने भी चेंजेस आएंगे लाइफ साइकिल में, ठीक है। जैसे एग से वो लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब किसी में कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट होता है और किसी में होता ही नहीं है, ठीक है। तो वही बताया कि 82% क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ही होता है, ओके। तो जैसे अब इन्होंने ये भी बताया कि जैसे लार्वल और अडल्ट में होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फूड का डिफरेंट होता है। जैसे अब अपने भी है, जब अपने छोटे से होते हैं तो हम इतना ज़्यादा फूड नहीं खा पाते, पर जब हम एक अडल्ट जैसे हम थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, जैसे 12, 15, 18 साल में, है ना, तो हम अच्छा खासा खा लेते हैं। जैसे सुना होगा ना, मम्मियाँ ज़्यादातर यही अपनी कहती हैं कि जब ये छोटा था ना तो ये सिर्फ एक ही रोटी खाता था, पर अब ये 2 रोटी, पर अब ये 3 रोटी खाने लग गया क्योंकि ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस वजह से तो इनका क्या होता है कि अगर इनके लार्वल और अडल्ट स्टेज पे दोनों पर ही इनको उतनी ही फूड की क्वांटिटी अगर इनको चाहिए, तब तो इनमें ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपस में बहुत ज़्यादा। तो इनका इकोसिस्टम या इनका ये कैसे बैलेंस रहता है कि जब ये लार्वल स्टेज में होता है ना तो इनको फूड बहुत कम चाहिए होता है, और जब ये अडल्ट में होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है इनको, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म से क्या है, अब इनके पास विंग्स होते हैं, है ना, पंख है इनके पास, तो कोई भी अगर इनके पास खतरा आया तो ये एकदम से भाग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेक्सापोड लोकोमोशन, मतलब इनके पास 6 लेग्स हैं, ठीक है, 6 लेग्स। और ये वर्क कैसे करती हैं मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर लेग्स हैं, और लेग्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, थोरैक्स रीजन पे, ओके। मैं बना देती हूँ पूरा, ये हो गया, ठीक है, हमारा इंसेक्ट हो गया ये। अब देखो, जब ना ये इंसेक्ट ऐसे नहीं चलते कि ये लेग आगे चली, फिर ये लेग चली, फिर ये लेग चली, ये लेग चली, ये लेग, ये साथ में नहीं चलती। ये कैसे चलती हैं, ये लेग चलेगी, ये लेग चलेगी और ये लेग चलेगी। ये पहले ये 3 लेग्स चलेंगी और फिर ये वाली तीनों लेग्स चलेंगी, ठीक है। मतलब इनका क्या होता है, पहले ये वाली लेग्स चलेंगी और फिर ये वाली लेग्स, ऐसे नहीं चलेंगी कि ऐसे ऐसे चल रही हैं ये हमेशा ऐसे चलेंगी। यू गॉट माई पॉइंट, मतलब इनकी 3 लातें तो स्टैटिक पोजीशन पे रहती हैं और 3 मूवेबल फॉर्म में रहती हैं। जब ये चलेंगी तो ये रुकी रहेंगी, जब ये वाली चलेंगी, जब ये वाली चलेंगी तो ये रुकी रहेंगी, ठीक है। सो इस लेक्चर में यही था, मैं आपको थोड़ा सा समरी के फॉर्म में बता देती हूँ कि जो हमारा इंसेक्ट है ना वो डोमिनेंट क्यों है। एक तो उनके पास वो उड़ सकते हैं, ठीक है, एक उनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज बहुत ज़्यादा है अमाउंट में, ठीक है, एक वो कहीं भी अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब कहीं भी रह सकते हैं वो, ठीक है। और इनको ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, जिसकी वजह से भी इनको बेनिफिट मिलता है कि बहुत कम स्पेस में रह सकते हैं, और इन ये मतलब इनको खाना भी कम चाहिए, तो ये भी इनके लिए बेनिफिट है। इनको ना जैसे अब इनके एंटीनास होते हैं वो सेंसरी होते हैं, तो इनको पता लग जाता है कोई भी डेंजर हमारे पास आ रहा है तो भाई हमें अब यहाँ से उड़ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी जगह को। मेन हमने यही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनका डोमिनेंस क्यों है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इसका पता भी होना चाहिए। सो थैंक यू।